कल्पना कीजिए, आप एक किसान हैं, ईमानदार और मेहनती। एक साहूकार ने आपकी जमीन गिरवी रख ली है। आप बड़ी मुश्किल से आधी रकम कमाते हैं, लेकिन वो लेने से इनकार कर देता है। फिर एक रात आपके घर में एक रहस्यमय गुरु और उनकी पत्नी आती है। वो आपकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं, ये पट्टी पहनकर सोओगी तो तुम्हें जमीन में दबा खजाना दिखाई देगा। क्या वो खजाना मिला? शायद हाँ, लेकिन अगली सुबह जब आप बाकी कर्ज चुकाने के लिए छिपाए गए अपने सारे पैसे देखते हैं तो वो गायब होते हैं, बिल्कुल साफ। अब आपके पास न जमीन है न पैसा। दुष्ट साहूकार भुजंगराय आप पर जुए की शर्त रखता है। आप हार जाते हैं और बन जाते हैं बेघर। कौन था वो गुरु? कहाँ गया आपका पैसा? क्या ये सब भुजंगराय की चाल थी? लेकिन कहानी यहां तत्व नहीं होती। यही बेघर किसान एक ऐसी गुप्त योजना बनाता है जिसमें राजा के शाही खजाने का नकली रहस्य भुजंगराय के गले में फांसी का फंदा बन जाता है। जुबान पर लगाम न रखने की आदत कैसे भुजंगराय को बर्बाद करती है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक सुदूर अंचल में कनकपुर नाम का एक समृद्ध गांव हुआ करता था। वो गांव देखने में जितना हरा भरा और खुशहाल लगता था, उसकी आबोहवा में उतनी ही एक अजीब सी घुटन भी थी। इस घुटन का कारण था गांव का सबसे धनी जमींदार, जिसका नाम भुजंगराय था। भुजंगराय का नाम जैसा था, उसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही था। भुजंग यानी सांप की तरह विषैला और कपटी। उसके पास अपार धन संपदा थी, लेकिन उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती थी। पूरे गांव की जमीनें धीरे धीरे उसकी तिजोरी में गिरवी रखी जा रही थी। वो न केवल धनी था, बल्कि महादुष्ट भी था। गरीबों की लाचारी का फायदा उठाना उसे किसी खेल की तरह लगता था। इसी गांव में भजन सिंह नाम का एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। भजन सिंह के पास अपने पूर्वजों की निशानी के तौर पर केवल 2 एकड़ जमीन थी। ये जमीन ही उसके जीवन का आधार थी। वो दिन रात अपने खेत में पसीना बहाता, हल चलाता और धरती का सीना चीरकर अनाज उगाता था। भजन सिंह का सपना था कि वो केवल खेती तक ही सीमित न रहे, बल्कि अपनी स्थिति सुधारने के लिए कोई छोटा मोटा व्यापार भी शुरू करे। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि वो अपने परिवार को एक सुखद और सुरक्षित जीवन दे सके। व्यापार शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता थी, और भजन सिंह के पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ भी न था। बहुत सोचने विचारने के बाद और कोई रास्ता न देख, उसने भारी मन से भुजंगराय की डेहरी पर कदम रखने का निर्णय लिया। गांव के लोग जानते थे कि भुजंगराय के पास जाने का मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना, लेकिन भजन सिंह की मजबूरी उसे वहां खींच ले गई। भुजंगराय अपनी गद्दी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था जब भजन सिंह ने वहां पहुंचकर हाथ जोड़े। भुजंगराय ने अपनी धूर्त आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और आने का कारण पूछा। भजन सिंह ने अपनी योजना बताई और कुछ रुपयों का कर्ज मांगा। भुजंगराय तो जैसे ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता था। उसने मीठी वाणी में विष घोलते हुए कहा, रुपए तो मिल जाएंगे भजन सिंह, लेकिन व्यापार में तो जोखिम होता है। मेरी सुरक्षा का क्या? तुम्हें अपनी वो 2 एकड़ जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। भजन सिंह का दिल बैठ गया, लेकिन उसने सोचा कि व्यापार चल निकलेगा तो वो जल्द ही कर्ज चुकाकर जमीन छुड़ा लेगा। उसने कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा दिया और रुपए लेकर घर आ गया। उसने व्यापार शुरू किया और साथ ही खेती में भी दोगुनी मेहनत करने लगा। भजन सिंह ने अपने और अपने परिवार के पेट काटकर एक एक पैसा जोड़ना शुरू किया। वो फटे कपड़े पहनता, रूखा सूखा खाता, ताकि किसी तरह भुजंगराय के चंगुल से मुक्त हो सके। समय बीतता गया। भजन सिंह की हाड़तोड़ मेहनत रंग लाई। उसने मूलधन का आधा हिस्सा जमा कर लिया। उसके मन में एक आशा की किरण जागी। वो उत्साह के साथ उन रुपयों को एक पोटली में बांधकर भुजंगराय की हवेली पहुंचा। उसने सोचा कि आधा कर्ज
चुका देने से ब्याज का बोझ कम हो जाएगा और उसका मन थोड़ा हल्का होगा। भुजंगराय के पास पहुंचकर उसने विनयपूर्वक कहा, मालिक, आपकी कृपा से मैंने आधी रकम का इंतजाम कर लिया है। कृपया इसे जमा कर लें, बाकी रकम भी मैं जल्द ही चुका दूंगा। भुजंगराय ने उन रुपयों की ओर देखा और फिर एक क्रूर हंसी हंसा। उसने अपना चेहरा कठोर करते हुए कहा, अरे भजन सिंह, ये क्या मजाक है? हम कोई बनिए की दुकान थोड़ी चला रहे हैं कि आज 4 आने दिए और कल 8 आने। मेरा नियम स्पष्ट है, सारा कर्ज एक ही बार में चुकाया जाएगा, पाई पाई के हिसाब के साथ। आधी अधूरी रकम मैं नहीं लेता। भजन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, अपने बच्चों की कसम दी, अपनी मेहनत का वास्ता दिया, लेकिन पत्थर दिल भुजंगराय नहीं पसीजा। उसने भजन सिंह को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। लाचार होकर, आंखों में आंसू लिए भजन सिंह वे रुपए लेकर अपने घर लौट आया। उस रात उसके घर में चूल्हा नहीं जला। पत्नी और बच्चे उसकी उदासी देखकर सहम गए, लेकिन भजन सिंह ने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि अब वो जी जान एक कर देगा और पूरा पैसा एक साथ भुजंगराय के मुंह पर मारेगा। उसने अपनी मेहनत की सीमाएं पार कर दी। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, भजन सिंह बस काम करता रहा। इसी बीच एक दिन उसे अपने व्यापार के सिलसिले में पास के एक गांव में जाना पड़ा। घर पर उसकी पत्नी और बच्चे अकेले थे। संयोगवश उसी शाम एक साधु महात्मा अपनी पत्नी के साथ भजन सिंह के द्वार पर आ पहुंचे। भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। भजन सिंह की पत्नी एक संस्कारी महिला थी। पति की अनुपस्थिति के बावजूद उसने उन अतिथियों का यथोचित आदर सत्कार किया। उसने उनके पैर धोए, उन्हें भोजन कराया और विश्राम करने की व्यवस्था की। भोजन के बाद बातों बातों में साधु और उनकी पत्नी ने घर की उदासी को भांप लिया। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम कुछ परेशान लगती हो। इस घर में एक अजीब सा भारीपन है। साधु की करुणा भरी आवाज सुनकर भजन सिंह की पत्नी का बांध टूट गया। उसने रोते हुए अपने परिवार की पूरी व्यथा, भुजंगराय का कर्ज और दिन रात की मशक्कत की कहानी कह सुनाई। ये सुनकर साधु की पत्नी ने साधु की ओर देखा। साधु ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा। भजन सिंह की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, सिद्ध हैं। आप हमारी सारी तकलीफें जानते हैं। क्या इन दुखों से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है? साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, बेटी, उपाय तो है, लेकिन उसके लिए पूर्ण श्रद्धा और धैर्य की आवश्यकता है। साधु ने भजन सिंह की पत्नी की आंखों पर एक विशेष कपड़ा बांध दिया और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। वातावरण में एक रहस्यमयी शांति छा गई। काफी देर बाद साधु ने पट्टी खोली और समझाया, देखो बेटी, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। तुम्हें आज से 40 दिनों तक रात को सोते समय ये पट्टी अपनी आंखों पर बांधनी होगी। यदि तुम ऐसा करोगी तो 40वें दिन तुम्हें अपने घर की जमीन में दबा हुआ एक प्राचीन खजाना दिखाई देगा, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कहकर और आशीर्वाद देकर वे दोनों वहां से चले गए। भजन सिंह की पत्नी के मन में आशा की एक नई ज्योति जल उठी। कुछ दिनों बाद जब भजन सिंह वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत आश्वस्त है, लेकिन उसने साधु वाली बात को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया। शायद वो परिणाम का इंतजार कर रही थी। इधर भजन सिंह ने अपनी यात्रा से और पिछली बचत से मिलाकर अब लगभग पूरी रकम जमा कर ली थी। वो खुश था कि अब वो भुजंगराय के ऋण से मुक्त हो जाएगा। उसने उन रुपयों को घर में एक सुरक्षित स्थान पर छिपा रखा था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन भजन सिंह ने सोचा कि कल सुबह जाकर कर्ज चुकाऊंगा, उसी रात एक अनहोनी हो गई। जब वो रुपयों वाली थैली निकालने गया तो वहां कुछ नहीं था। उसने पूरा घर छान मारा, जमीन खोद डाली, हर कोना देख लिया, लेकिन रुपए गायब थे। मानो धरती निगल गई हो
या आसमान खा गया हो। भजन सिंह क्रोध और हताशा से पागल हो उठा। उसने अपनी पत्नी पर चिल्लाया, उसे डांटा, तुमने ध्यान नहीं रखा, मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसकी पत्नी भी सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंद घर से धन कैसे गायब हो गया। क्या किसी ने जासूसी की थी? क्या भुजंगराय के आदमियों का काम था? यह रहस्य एक पहेली बनकर रह गया। विपत्ति अकेली नहीं आती। ठीक उसी समय जैसे किसी गिद्ध को अपने शिकार की खबर लग जाती है, भुजंगराय का बुलावा आ गया। उसने भजन सिंह पर दबाव डाला। भजन सिंह, वक्त पूरा हो चुका है। ब्याज मूलधन के बराबर हो गया है। मेरा पूरा पैसा अभी के अभी चुकाओ। भजन सिंह अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने रोते हुए भुजंगराय को अपनी आपबीती सुनाई। मालिक, मैंने पैसे जमा कर लिए थे, लेकिन मेरे घर चोरी हो गई। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। भुजंगराय ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, चोरी हो गई या तुम बहाने बना रहे हो? इससे मुझे क्या? मुझे मेरे पैसे चाहिए। फिर उसने एक नाटक करते हुए कहा, देखो भजन सिंह, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। एक सलाह है, हम दोनों जुआ खेलेंगे। अगर तुम जीत गए तो समझो तुम्हारा सारा कर्ज माफ, और अगर हार गए तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरा हो जाएगा। भजन सिंह उस समय जिस मानसिक स्थिति में था, वो सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत लगता है। उसे लगा कि शायद किस्मत उसका साथ दे दे और एक ही बार में सब ठीक हो जाए। उसने विनाशकाले विपरीत बुद्धि के तहत भुजंगराय की शर्त मान ली। जुआ शुरू हुआ। पासे फेंके गए। भुजंगराय तो इस खेल का पुराना खिलाड़ी था, और शायद पासे भी उसी के इशारे पर नाचते थे। भजन सिंह की धड़कनें रुकी हुई थी, और अंततः वही हुआ जिसका डर था। भजन सिंह हार गया। वो न केवल कर्ज चुकाने में असफल रहा, बल्कि जुए की शर्त के अनुसार उसे अपनी बची खुची संपत्ति, अपना घर, अपने पशु, सब कुछ गंवाना पड़ा। अब भजन सिंह के पास न जमीन थी, न घर, और न ही गांव में रहने का कोई कारण। वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। लाचार होकर उसने अपनी पैतृक जमीन के कागज भुजंगराय को सौंप दिए। भारी कदमों से अपनी पत्नी और बच्चों का हाथ थामे वो उस गांव को छोड़कर आजीविका की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते जब वे एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, भजन सिंह की पत्नी ने उसे गुरु और उस पट्टी वाली बात बताई। उसने बताया कि कैसे गुरु ने आंखों पर पट्टी बांधने का उपाय बताया था। ये सुनते ही भजन सिंह का माथा ठनका। उसे तुरंत आभास हुआ कि उस रात जब उसकी पत्नी आंखों पर पट्टी बांधकर सो रही थी, शायद उसी समय घर में चोरी हुई थी। और उसे यह भी पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि भुजंगराय के भेजे हुए आदमी ही होंगे, क्योंकि गांव में और किसकी इतनी हिम्मत थी। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था? वो एक नए अनजान रास्ते पर था। भजन सिंह और उसकी पत्नी चलते चलते एक दूसरे राज्य के एक बड़े नगर के पास के गांव में पहुंचे। यहां का माहौल थोड़ा अलग था। यहां पहुंचकर उन्हें कुछ समय बीता ही था कि उन्होंने एक अजीब घटना सुनी, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जुबान पर लगाम लगाना कितना जरूरी है। यह घटना भजन सिंह के जीवन की मुख्य धारा नहीं थी, लेकिन इसने उसे एक बड़ी सीख दी जो आगे चलकर उसके बहुत काम आई। उस नए नगर में गौरी नाम की एक महिला रहती थी। गौरी का स्वभाव था कि उसके पेट में कोई बात पचती नहीं थी। उसी नगर में उसकी सहेली शारदा भी रहती थी, जो बहुत समझदार थी। एक दिन गौरी के पति को कहीं से एक रहस्यमयी बात पता चली, शायद किसी खजाने या राज दरबार की। उसने गौरी को बता दिया, लेकिन कसम दी कि वो किसी से न कहे। लेकिन गौरी ने तीसरे ही दिन अपनी सहेलियों के बीच अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए वो रहस्य उगल दिया। शर्त वही थी, किसी को मत बताना। और देखते ही देखते वो रहस्य पूरे नगर में आग की तरह फैल गया। बात राजा के कानों तक पहुंची।
राजा बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि वह रहस्य राज्य की सुरक्षा से जुड़ा था। राजा के सैनिकों ने गौरी के पति को पकड़ लिया और उसे राजद्रोही मानकर कारागार में डाल दिया। गौरी दहाड़े मारकर रोने लगी, लेकिन अब क्या हो सकता था? उसकी सहेलियां, जो कल तक उसका राज सुन रही थी, अब डर के मारे उसके पास फटकने को भी तैयार न थी। तभी शारदा, जो सच्ची सहेली थी, आगे आई। उसने गौरी को ढांढस बंधाया और अपने पति, जो कि बहुत बुद्धिमान था, को सारी बात बताई। शारदा के पति ने एक युक्ति सोची। वो राजा के पास गया। राजा उस समय गुस्से में आग बोला थे और गौरी के पति को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे। शारदा के पति ने राजा से निर्भीकता से पूछा, महाराज, आप उसे दंड क्यों दे रहे हैं? राजा ने कहा, उसने गोपनीय राजकीय बात लीक की है। शारदा के पति ने तर्क दिया, महाराज, वो राजद्रोही नहीं, बल्कि मूर्ख है। उसने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और उसकी पत्नी को बकबक करने की बीमारी है। बकवास करने वाले लोग चाहकर भी रहस्य नहीं छिपा सकते। इसमें द्वेष नहीं, स्वभाव का दोष है। राजा को यकीन दिलाने के लिए शारदा के पति ने एक चुनौती रखी। उसने कहा, आप महारानी को कोई झूठा रहस्य बताकर देखिए और उनसे कहिएगा कि इसे गुप्त रखें, फिर परिणाम देखिए। राजा ने ऐसा ही किया। उसने महारानी को एक मनगढ़ंत बात बताई और जैसा कि शारदा के पति ने कहा था, महारानी भी उसे पचा नहीं पाई और वो बात भी बाहर आ गई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि पेट का हल्का होना एक मानवीय कमजोरी है, न कि राजद्रोह। राजा ने गौरी के पति को रिहा कर दिया, लेकिन सारे राज्य में मुनादी पिटवा दी कि व्यर्थ की बकवास अनर्थ का कारण बनती है। इस घटना ने भजन सिंह के दिमाग में एक बात बैठा दी। योजना चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसे गुप्त रखना ही सफलता की कुंजी है। गौरी और शारदा की इस कहानी से उसने मौन की शक्ति को पहचाना। उसने तय किया कि अब वो जो भी करेगा, खामोशी से करेगा। भजन सिंह ने उस नए गांव में काम की तलाश शुरू की। किस्मत से उसे एक अमीर जमींदार के यहां नौकरी मिल गई। ये अमीर पुराने जमींदार भुजंगराय जैसा क्रूर नहीं था, बल्कि स्वभाव से थोड़ा बेहतर था। भजन सिंह वहां पूरी वफादारी से काम करने लगा। कुछ समय बाद अमीर ने अपने खेत में एक नया कुआं खुदवाने का निर्णय लिया। इसके लिए मजदूरों की एक टोली बुलाई गई। उस टोली का मुखिया यानी मिस्त्री शंभुदास था। शंभुदास काम में माहिर तो था, लेकिन स्वभाव से बहुत लालची और बेईमान था। भजन सिंह को अमीर ने कुएं की खुदाई की निगरानी का काम सौंपा था, इसलिए वो दिन भर वही रहता था। खुदाई का काम जोरों पर था। दिन बीतते गए और कुआं गहरा होता गया। एक दिन दोपहर के समय, जब सूरज सिर पर था, अचानक कुदाल की एक खनकती हुई आवाज आई, टन, जैसे धातु किसी धातु या पत्थर से टकराई हो। शंभुदास का हाथ रुक गया। उसने झुककर देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाया। उसने ऊपर देखा। भजन से और अन्य मजदूर थोड़ी दूरी पर थे। शंभुदास ने तुरंत चिल्लाकर कहा, बस भाई, आज के लिए काम बंद करते हैं। यहां नीचे मिट्टी बहुत सख्त हो गई है, कल दूसरे औजारों के साथ काम करेंगे। मजदूर खुश हो गए कि जल्दी छुट्टी मिल गई और वे चले गए। शंभुदास भी अपना सामान समेटकर बड़ी चालाकी से वहां से खिसक गया, ये सोचकर कि रात को आकर माल निकाल लेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि भजन सिंह की अनुभवी आंखें उसे ताड़ चुकी थी। भजन सिंह ने उस टन की आवाज भी सुनी थी और शंभुदास के चेहरे के बदलता रंग भी देखा था। उसने भाप लिया कि कुएं में जरूर कुछ कीमती है, जिसे शंभुदास हड़पना चाहता है। भजन सिंह ने यही अपनी नई सीखी हुई चुप्पी और योजना की नीति अपनाई। वो किसी से कुछ नहीं बोला। अंधेरा होते ही उसने एक योजना बनाई। उसने अपना भेष बदलने का फैसला किया। उसने अपने चेहरे पर कालिक पोती, सिर पर अजीबोगरीब झाड़ जंखाड़ बांधा और एक लंबा काला लबादा ओढ़ लिया।
वो किसी भयानक राक्षस या दैत्य जैसा दिखने लगा। वो चुपके से जाकर कुएं के पास एक घने पेड़ की आड़ में छिप गया। रात गहरी हुई, चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी दबे पांव शंभुदास वहां आया। उसके हाथ में रस्सी और कुदाल थी। वो कुएं में उतरने ही वाला था कि अचानक पेड़ के पीछे से एक भयानक और गूंजती हुई आवाज आई, ठहर जा, ओ पापी मनुष्य। शंभुदास के प्राण सूख गए। उसने कांपते हुए मुड़कर देखा। सामने एक विशालकाय भयानक आकृति खड़ी थी। भजन सिंह ने अपनी आवाज को भारी और डरावना बनाते हुए कहा, मैं इस पाताल का रक्षक हूं। तू मेरा धन चुराने आया है। बिना मेरी अनुमति और बिना बलि चढ़ाए तू इस धन को हाथ भी नहीं लगा सकता। शंभुदास डर के मारे थरथर कांपने लगा। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। हे प्रभु, हे रक्षक, मुझे क्षमा करें। मैं अनजान था, मुझे जाने दीजिए। भजन सिंह राक्षस के वेश में गरजा, अगर तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो जा और मेरे लिए बलि लेकर आ। मुझे 3 हटे-कटे भेड़ और 3 मुर्गियां चाहिए। अगर तू ये लाए बिना यहां दोबारा दिखा तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। मैं अभी लाता हूं, भगवन। मैं अभी गया। शंभुदास ने अपनी कुदाल वहीं फेंकी और सिर पर पैर रखकर जो भागा तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शंभुदास के जाते ही भजन सिंह ने अपना डरावना वेश उतारा। उसने राहत की सांस ली। वो तुरंत अपने मालिक अमीर के घर दौड़ा। उसने अमीर को जगाया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। अमीर पहले तो हैरान हुआ, फिर भजन सिंह की वफादारी और चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वे दोनों तुरंत कुएं पर गए। भजन सिंह ने कुएं में उतरकर उसी जगह खुदाई की जहां शंभुदास ने काम रोका था। थोड़ी ही मिट्टी हटाने पर एक तांबे की बड़ी सी हंडी, मटका, निकल आई। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें फटी रह गई। वो हंडी सोने, चांदी और कीमती मणियों से भरी हुई थी। ये पुराने जमाने का गड़ा हुआ धन था। वे दोनों बड़ी मुश्किल से उस भारी हंडी को ऊपर लाए और अमीर की हवेली में सुरक्षित रख दिया। अमीर गदगद हो गया। उसने भजन सिंह के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भजन सिंह, आज तुमने मेरी किस्मत बदल दी। तुम चाहते तो ये धन खुद लेकर भाग सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई। मांगो, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। भजन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मालिक, आपको आपकी संपत्ति मिल गई, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मेरे दिल में एक ही कांटा चुभता है, मेरी अपनी पुश्तैनी जमीन, जिसे मेरे गांव के दुष्ट भुजंगराय ने धोखे से हड़प लिया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे किसी तरह उस अत्याचारी से अपना और मेरे जैसे अन्य किसानों का खेत वापस चाहिए। उसने अमीर को भुजंगराय की पूरी काली करतूतें विस्तार से बताई। अमीर ने सब कुछ ध्यान से सुना। वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, चिंता मत करो भजन सिंह, लोहे को लोहा ही काटता है और धूर्त को धूर्तता से ही हराया जा सकता है। हम मिलकर ऐसा खेल खेलेंगे कि भुजंगराय जिंदगी भर याद रखेगा। अमीर ने एक विस्तृत योजना बनाई। योजना के तहत उन्होंने भुजंगराय के गांव में ही एक आलीशान महल किराए पर लिया। अमीर ने अपना वेश बदला और एक बहुत बड़े रईस सेठ का रूप धारण किया। भजन सिंह उसके साथ नहीं गया ताकि कोई उसे पहचान न ले, लेकिन वो पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। उस गांव में पहुंचकर एक दिन अमीर, जो अब नकली सेठ बना था, कि एक नौकर ने जानबूझकर भुजंगराय की हवेली का दरवाजा खटखटाया। उसने भुजंगराय से कहा, सेठ जी, मेरे मालिक को कुछ खुले पैसों की जरूरत है। क्या आप इन 4 सोने की मुहरों के बदले चांदी के सिक्के दे सकते हैं? सोने की मुहरें देखकर भुजंगराय की आंखें चौंधिया गई। वे मुहरें बहुत पुरानी और कीमती लग रही थी। भुजंगराय ने लालच में भरकर पूछा, अरे भाई, ये मुहरें तुम्हारे पास कहां से आईं? नौकर ने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा, साहब,
ये तो मेरे मालिक के पास बहुत है, बोरियों में भरी पड़ी है। उन्हें तो बस रोजमर्रा के खर्च के लिए छुट्टे चाहिए। ये सुनते ही भुजंगराय का लालची दिमाग दौड़ने लगा। उसे लगा कि ये नया सेठ कोई सोने की खान है। उसने तुरंत उस नौकर के माध्यम से उस धनी सेठ से दोस्ती करने की ठान ली। भुजंगराय खुद चलकर उस नकली सेठ अमीर से मिलने गया। अमीर ने उसका स्वागत बहुत राजसी अंदाज में किया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। अमीर ने भुजंगराय को विश्वास में लेते हुए एक दिन एक झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा, भुजंगराय जी, आप मेरे मित्र बन गए हैं, इसलिए आपको बताता हूं। ये जो धन आप देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है। मेरे पिताजी राजा के दरबार में मुख्य शिल्पी, इंजीनियर थे। उन्होंने राजमहल के नीचे बने शाही खजाने का एक गुप्त द्वार खोज लिया था। उन्होंने मरते वक्त मुझे उसका नक्शा दिया था। मैं उसी गुप्त रास्ते से ये खजाना निकाल कर लाया हूं। भुजंगराय की सांसें अटक गई। शाही खजाना, अमीर ने आगे कहा, लेकिन समस्या यह है कि मैं वहां रह नहीं सकता था। बार बार खजाना लाने की लालच में पकड़े जाने का डर था। इसलिए मैं वो जगह छोड़कर यहां आ गया हूं, ताकि इस धन से एक चीनी की मिल लगाकर इज्जत की जिंदगी जी सकूं। लालच बुरी बला है मित्र। भुजंगराय को इस कहानी पर पूरा भरोसा हो गया, क्योंकि उसने उन सोने की मुहरों को अपनी आंखों से देखा था। अब भुजंगराय के मन में भी उस शाही खजाने को लूटने की इच्छा जाग उठी। कुछ दिनों बाद जब दोस्ती और गहरी हो गई, तो भुजंगराय ने संकोच छोड़कर पूछ ही लिया, मित्र, क्या मुझे भी एक बार उस खजाने से धन लाने का मौका नहीं मिल सकता? आपके पास तो नक्शा है। अमीर ने गंभीर होने का नाटक किया और कहा, यह बहुत जोखिम भरा है, और फिर मेरे पिताजी की आत्मा नाराज होगी। लेकिन हम एक चीनी की फैक्ट्री लगाने वाले हैं। उसके लिए हमें एक साथ 100 एकड़ जमीन की जरूरत है गन्ने की खेती के लिए। अगर आप मेरे नाम 100 एकड़ जमीन करवा दें, तो मैं अपने पिताजी को सपने में मना लूंगा और आपको वो नक्शा और रास्ता बता दूंगा। आखिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। भुजंगराय लालच में अंधा हो चुका था। उसे लगा कि 100 एकड़ जमीन तो कुछ भी नहीं है उस शाही खजाने के सामने। उसने सोचा, एक बार खजाना हाथ लग जाए, फिर तो मैं पूरे जिले की जमीन खरीद लूंगा। उसने आव देखा न ताव, अगले ही दिन भजन सिंह की जमीन और गांव के अन्य कई किसानों से हड़पी हुई जमीनों को मिलाकर पूरे 100 एकड़ के कागजात तैयार करवाए और उस धनी सेठ के नाम लिख दिए। मुफ्त में कोई कुछ नहीं देता, ये सोचकर उसने खुशी खुशी अपनी तबाही पर हस्ताक्षर कर दिए। दोनों एक कमरे में बैठे थे। भुजंगराय ने जमीन के पक्के कागजात सेठ अमीर के हाथ में सौंप दिए। अमीर उन कागजों को ध्यान से देख रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसमें भजन सिंह और अन्य सभी पीड़ितों की जमीनें शामिल हैं। तभी योजना के अनुसार दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़धड़ाते हुए एक सरकारी अफसर, जो असल में अमीर का ही एक आदमी था, और कुछ सिपाही अंदर घुस आए। अफसर ने कड़कदार आवाज में कहा, पकड़ लो इसे, तुम्हारा राज खुल गया है। तुम राजा का खजाना चोरी करके भागे हो। अब तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी होगी। नकली सेठ अमीर ने घबराने का नाटक किया और कागजात तुरंत अपनी जेब में डाल लिए। अफसर ने भुजंगराय की तरफ इशारा करके पूछा, और ये कौन है? क्या ये भी इस चोरी में तुम्हारा साझीदार है? इसे भी गिरफ्तार करो। अमीर ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं नहीं हुजूर, ये तो एक सीधे सादे बुजुर्ग हैं, मुझसे मिलने आए थे, इनका कोई कसूर नहीं है। वो अफसर से बहस करने लगा। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर भुजंगराय, जो डर के मारे पीला पड़ चुका था, फांसी इसका नाम सुनते ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से पिछले दरवाजे से भाग निकला। वो इतना डरा हुआ था कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा अपने गांव से भी भाग गया, इस डर से कि राजा के सिपाही उसे ढूंढते हुए वहां भी आ जाएंगे। अगले दिन सुबह का सूरज गांव वालों के लिए
नई उम्मीद लेकर आया। भुजंगराय के भाग जाने के बाद भजन सिंह अपने असली रूप में सामने आया। उसने और अमीर ने मिलकर गांव वालों को बुलाया। भजन सिंह ने वो पत्र, जमीन के कागजात हवा में लहराते हुए कहा, भाइयों, भुजंगराय के पाप का घड़ा भर गया था। उसने लालच में आकर ये सारी जमीन, जो असल में हमारी थी, मेरे मालिक के नाम कर दी है, और मेरे मालिक ने ये सारी जमीन हमें वापस लौटाने का फैसला किया है। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जो खेत वे हमेशा के लिए खो चुके थे, वे उन्हें वापस मिल गए थे। भुजंगराय अपनी अत्यधिक चालाकी और लालच के कारण न केवल राजा के खजाने से हाथ धो बैठा, बल्कि अपनी जमा पूंजी और जमीन भी गवा बैठा। उसकी इज्जत धूल में मिल गई और उसे देश निकाला जैसा जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा। भजन सिंह ने अमीर का चरण स्पर्श किया। अमीर ने उसे गले लगा लिया। गांव वालों ने उत्सव मनाया। भजन सिंह को अपनी जमीन भी मिली और खोया हुआ सम्मान भी। उसने उस दिन गौरी और शारदा वाली सीख को फिर से याद किया। कम बोलना, धैर्य रखना और सही समय पर सही चाल चलना ही जीवन में विजय दिलाता है। और इस तरह एक किसान ने अपनी बुद्धिमत्ता और एक नेकदिल इंसान की मदद से बुराई पर जीत हासिल की।